हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रामानंद कुलदीप, सह आचार्य दर्शन शास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और आज मैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए उनके सब्जेक्ट को लेकर, फिलॉसफी विषय को लेकर कुछ चर्चा करने के लिए वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वर्तमान का जो कोरोना का संकट चल रहा है, उस संकट की वजह से स्टूडेंट्स और हम शिक्षक रूबरू नहीं हो पा रहे और सरकारी व्यवस्थाओं का पालन करने हेतु और विद्यार्थियों को कोई नुकसान ना हो उनके एजुकेशन में, उनकी पढ़ाई में, ये जो वीडियो बनाकर अपलोड करने की व्यवस्था की गई है उसका पालन करते हुए आज मैं आपके सामने प्रथम वीडियो लेकर उपस्थित हूँ बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के स्टूडेंट्स की। यद्यपि ये वीडियो चूँकि ग्रुप में डाले जाएंगे और ग्रुप वो होगा जो बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के GCA यानी गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी हैं, पर YouTube पर अपलोड होने के कारण कोई भी विद्यार्थी जो दर्शन से संबंधित है इसको देख सकता है। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आप लोग अब बीए पार्ट थर्ड ईयर में आ चुके हैं और पिछले 2 वर्षों में लगातार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप फिलॉसफी को विभिन्न ढंग से पढ़ते रहे हैं, अलग अलग प्रश्न पत्रों के माध्यम से समझते रहे हैं। मुझे कोई शक और संदेह नहीं है आपकी योग्यताओं पर और आपकी क्षमताओं पर, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मूलतः बेसिक रूप से ये बात अवश्य ज्ञात होगी कि फिलॉसफी क्या होती और इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। लेकिन फिर भी मैं अपने दायित्व के निर्वहन के तहत और मैं अपनी पिछली 25-26 साल की जॉब में ये एक परंपरा सी मैंने बनाई हुई है कि मैं जो प्रथम लेक्चर देता हूँ, प्रथम व्याख्यान जो मैं देता हूँ, उसमें यही समझाने का प्रयास करता हूँ कि फिलॉसफी क्या होती है। यद्यपि इस समझाने की प्रक्रिया में मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूँ वो मेरे इस 25 और उससे पूर्व के विद्यार्थी जीवन के जो 10-12 साल थे, उन 30-35 वर्षों के फिलॉसफी के अध्ययन पर आधारित है और उस अध्ययन से बनी मेरी अपनी जो एक सोच है, एक समझ है, उस सोच और समझ पर आधारित है। तो फिलॉसफी क्या होती है, ये पहला चर्चा का बिंदु है या हमारा प्रारंभ है। क्षमा चाहता हूँ। फिलॉसफी अंग्रेजी के 2 शब्दों से बना, फिलॉस प्लस सोफिया। ये मैं आपको एक रटी रटाई सी परिभाषा या फिलहाल में दे रहा हूँ। बात को आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो मैं कुछ अलग बातें भी आपको बताऊंगा। तो फिलॉसफी जो वर्ड है, जो शब्द है, फिलॉस प्लस सोफिया 2 शब्दों के मेल से बना। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो इस नाते से फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम, विद्या के प्रति अनुराग। भारतीय दृष्टि से देखें तो हम इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। और दर्शन जो शब्द है वो दृक् धातु से बना, जिसका अर्थ होता है देखना, दृष्ट। तो क्या देखना? तो सृष्टि के मूल तत्व को देखना, समझना, जानना और उसका ज्ञान प्राप्त करना। और यही बात अंग्रेजी के वर्ड से भी जाहिर होती है। जब कहते हैं ज्ञान के प्रति प्रेम, तो वहाँ भी हमारा तात्पर्य यही होता है। अर्थात
कि दर्शन के इतिहास के प्रारंभ पर यदि गौर फरमाएं तो ये पाएंगे कि प्रारंभिक दार्शनिकों ने ये माना कि दर्शन यानी फिलॉसफी जो है वो सृष्टि के मूल तत्व के ज्ञान से संबंधित है, सृष्टि के मूल तत्व के मूल स्वरूप के चिंतन से संबंधित है, उसके प्रति उत्पन्न हुई जिज्ञासा को शांत करने से संबंधित है। याद रखिए कि फिलॉसफी को हम कोरा बौद्धिक वाग विलास नहीं कह सकते। यहाँ कुछ सार्थक निष्कर्षों पर पहुंचने का निरंतर प्रयत्न हुआ है। सफल होना नहीं होना ये अलग बात है। तो सृष्टि के मूल तत्व को जानना, उसको समझना या उसके ज्ञान के प्रति भयानक आसक्ति होना, मैंने अजीब सा शब्द प्रयोग में लिया, भयानक आसक्ति। मतलब दर्शन कब होता है? एक क्षण मात्र के चिंतन से दर्शन नहीं होता। हर मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ देर के लिए ऐसे विचार आते ही होंगे कि सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, परंतु तत्काल ही कोई दूसरा क्षणिक और कोई छोटा विषय जीवन में आते ही वो इस चिंतन को विस्मृत कर देता है, भूल जाता है। मैंने इसलिए कहा भयानक चिंतन, ज्ञान के प्रति बहुत गहरी जिज्ञासा, तो उसी से दर्शन का जन्म होता है। हालांकि बहुत सारे दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से इस बात को प्रस्तुत किया, दर्शन को परिभाषित करने का प्रयास किया कि दर्शन का तात्पर्य सत्य की खोज, सत्य को जानना। किसी ने कहा दर्शन की उत्पत्ति विश्वास से होती है, यानी किसी एक मूल तत्व को मानना और फिर उससे सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई इस पर चिंतन करना। किसी ने कहा कि फिलॉसफी का जो है जन्म वो आश्चर्य से होता है कि जब आप इस सृष्टि में बिखरे हुए विभिन्न प्रकार के विलक्षण, अद्भुत, विचित्र और अनेकानेक विशेषताओं से युक्त अनेक तत्वों को देखते हैं तो इनके प्रति उत्पन्न होने वाला आश्चर्य। बतौर उदाहरण, आपको हो या ना हो, मुझे बहुत बार होता है कि ये कैसे है। यद्यपि वैज्ञानिक इसका अपने हिसाब से जवाब देते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर एक निश्चित गति से निश्चित अवधि के लिए भ्रमण करती रहती है और यह अरबों वर्षों से चला आ रहा है। सौरमंडल के सारे ग्रह अपने अपने उसमें चक्र लगा रहे हैं और निश्चित समय तक चक्र लगाते हैं। उससे दिन होती है, रात होते हैं, सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है और बहुत सारे वायुमंडलीय या वातावरणीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे के सारे कारण जो हैं वो पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह नक्षत्रों के अपने अक्ष पर घूमने और एक दूसरे के चक्कर लगाने के परिणाम स्वरूप होते हैं और ये निरंतर अरबों वर्षों से हो रहा। और इस ब्रह्मांड की जो व्यापकता है उस पर गौर करें तो मेरे ख्याल से हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। अकल्पनीय व्यापकता है इस ब्रह्मांड की, अकल्पनीय व्यापकता। कितना विस्तृत हो सकता है ये ब्रह्मांड। मैं तो सोचता हूँ कि दुनिया की किसी भी चीज पर यदि हम ढंग से सोचना समझना प्रारंभ कर दें तो आश्चर्य ही आश्चर्य होगा। जब आप शाम के समय अपने खुले आसमान के नीचे अपनी छत पर आराम फरमा रहे हैं या मौज मस्ती के लिए लेटे हुए हों और जब आपका आसमान पर निगाह जाए तो उसमें चमकने वाले असंख्य तारों पर आपका चिंतन प्रारंभ हो तो आप आश्चर्य के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप कल्पनाएं तो कर सकते हैं कि ऐसा करूं, लेकिन वो कल्पनाएं जो आपने की उससे बहुत बहुत आगे तक है ये ब्रह्मांड। जैसा कि साइंटिस्ट ही कहते हैं कि आकाश गंगाएं होती और एक आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे होते हैं और 4 अरब के आसपास तारे होते हैं और एक तारे की दूरी दूसरे तारे से इतनी है
कि यदि वहाँ से रॉकेट के द्वारा हम यात्रा प्रारंभ करें तो लाखों वर्ष पहुँचने में लग सकते हैं। सोचिए, इसकी व्यापकता को सोचिए, चिंतन कीजिए। और ये तो एक आकाशगंगा हुई और असंख्य आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 4 अरब तारे हैं। क्या क्या हो सकता है इस ब्रह्मांड में। हमारे जैसी सृष्टि पता नहीं कितनी हो सकती है। कहीं पढ़ा था कभी कि वैज्ञानिकों ने कल्पना की कि पृथ्वी जैसी लगभग 10,000 सभ्यताएं इस ब्रह्मांड में है। तो इन सारी कल्पनाओं से मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मनुष्य की बॉडी पर भी यदि गौर करें तो भी आश्चर्य उत्पन्न होता है कि आंखें कैसे देखती है, कान कैसे सुनते हैं, नाक कैसे सूंघती है, जीवा स्वाद कैसे ग्रहण करती है। आखिर इसमें कौन से यंत्र फिट किए गए हैं कि नाक जो हार्ड मांस का टुकड़ा है वो सूंघने का काम करता है, कान जो हार्ड मांस का टुकड़ा है वो सुनने का काम करता है, जीवा जो हार्ड मांस का टुकड़ा है वो स्वाद का काम करता है, और आंखें भी लगभग ऐसी ही है जो सिर्फ देखने का काम करती है। क्या विचित्र वैज्ञानिक सिस्टम और प्रणाली बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, कैसे होता है सब कुछ, बहुत कुछ। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। तो जब हम एक लंबी अवधि और दीर्घ काल और लंबी चिंतन की प्रक्रिया में जाते हैं तो दर्शन होता है। तो ज्ञान के प्रति प्रेम, विद्या के प्रति अनुराग, सत्य को जानने की जिज्ञासा, सृष्टि के मूल तत्व को देखने की जिज्ञासा, ये सब दर्शन है। सामान्य भाषा में मैं फिलॉसफी को यूँ समझाता हूँ कि दर्शन का अर्थ होता है सोचना, समझना, चिंतन करना, मनन करना, विचार करना आदि आदि। लेकिन प्रश्न यही है कि सोचना, चिंतन करना, मनन करना, विचार करना ये किस पर? तो वही सृष्टि के मूल तत्व पर। एक क्षणिक सोच ये हो सकती है कि हम किसी तात्कालिक विषय जो हमारे समक्ष आया, हमारे जीवन में आया, कठिनाई के रूप में आया, अच्छाई के रूप में आया, उस पर चिंतन प्रारंभ कर दें। इस दृष्टि से एक दार्शनिक है, उन्होंने ये बात स्वीकार की कि चूंकि सोचने का संबंध दर्शन से है, चिंतन करने का संबंध दर्शन से है, और इस नाते तो चूंकि सभी मनुष्य चिंतन करते हैं और सभी मनुष्य दार्शनिक हैं, कोई भी मनुष्य अदार्शनिक नहीं है। यानी दार्शनिक नहीं है ऐसा किसी मनुष्य के लिए नहीं कह सकते। कुछ भी अदार्शनिक नहीं है, जो कुछ है वो सब दार्शनिक ही है। मनुष्य में ये विलक्षण विशेषता है कि वो सोचता है, चिंतन करता है, इसलिए मनुष्य से इसका संबंध जोड़ा है। और जो दर्शन शास्त्र अब तक हमारे सामने उपलब्ध है मनुष्यों की देन है। यद्यपि हमारे चिंतन का विषय मनुष्य नहीं है, चिंतन का विषय संपूर्ण सृष्टि है, ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के विभिन्न जड़ चेतन पदार्थ हैं, लेकिन सोचने वाला केंद्र बिंदु मनुष्य। और मनुष्य में भी अब जब हम इसी बात पर सोचें कि सोचने की प्रक्रिया पर ही सोचना प्रारंभ कर दें कि सोचते क्यों हैं, कौन सोचता है, हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो सोचने का काम करता है, चिंतन करने का काम करता है, मनन करने का काम करता है, तो एक और फिलॉसफी तैयार हो जाएगी। और आप देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति इस संसार में ऐसे मिलेंगे जिनके अपने कुछ थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, अर्थात उन्होंने अपने चिंतन से कुछ निष्कर्ष जीवन और जगत के बारे में निकाले होते हैं, तो वो भी एक फिलॉसफी ही है। मैं तो खुद ये कहता रहा हूँ कि जीवन और जगत की सभी समस्याओं का तार्किक समाधान करने का प्रयत्न ही फिलॉसफी है। जीवन और जगत की सभी समस्याओं का, मैंने देखिए सभी शब्द जोड़ा है, सभी समस्याओं का तार्किक समाधान करने का प्रयत्न ही फिलॉसफी है। फिलॉसफी को फिर हम जब और आगे बढ़ते हैं तो फिर कई भागों में बांट देते हैं। मूलतः हम यदि तत्व की दृष्टि से देखें, पहले तो हम ज्ञान और तत्व की दृष्टि से बात कर सकते हैं। तो ज्ञान की दृष्टि से दर्शन को बांटते हैं तो ज्ञान मीमांसा चीज सामने आती है, और तत्व की दृष्टि से यदि दर्शन को बांटते हैं तो तत्व मीमांसा सामने आती है। तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स और ज्ञान मीमांसा मानी एपिस्टेमोलॉजी। और फिर ज्ञान मीमांसा में भी हम बात करें तो यदि इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो अनुभववादी, और यदि बुद्धि को ज्ञान का केंद्र बनाया है तो बुद्धिवादी कहलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका मिश्रण भी करते हैं, समन्वय भी करते हैं। और तत्व में यदि हम सृष्टि को एक तत्व से उत्पन्न मानते हैं तो एक तत्ववादी, दो से उत्पन्न मानते हैं तो द्वैतवादी, और दो से अधिक मानते हैं तो बहुलवादी, बहुसत्तावादी, यथार्थवादी आदि कई नामों से पुकारा जाता है। इनकी और भी कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे किसी ने सृष्टि की उत्पत्ति सिर्फ जड़ पदार्थ से मानी तो वो जड़वादी,
किसी ने चेतन पदार्थ से माने तो वो चेतनवाद आदि आदि नाम भी हो सकते हैं। फिर ज्ञान के प्रमाणों की दृष्टि से भी वर्गीकरण कर सकते हैं। कुछ ये मानते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया सिर्फ प्रत्यक्ष से ही संभव होती है, तो वो प्रत्यक्षवादी कहलाते हैं। कुछ ने ज्ञान को प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान और शब्द पर भी निर्भर माना, तो वहाँ पर अलग प्रकार की बात हो जाती है। तो ये इस तरह से वर्गीकरण फिलोसफी का। चूँकि आप BA पार्ट 3 ईयर के विद्यार्थी हैं, तो मैं मानकर चलता हूँ कि ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी आपको जरूर ज्ञात होंगी। तो फिलॉसफी को फिर हम एक और ढंग से वर्गीकृत करते हैं, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। और फिर पाश्चात्य दर्शन में भी हम बहुत सारे प्रकार से, बहुत सारे विषयों के आधार पर, बहुत सारे केंद्र बिंदुओं के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। भारतीय दर्शन को भी बहुत सा आधारों पर, जैसे आस्तिक और नास्तिक आदि आदि भागों में वर्गीकरण करते हैं। आस्तिक उनको कहते हैं जो ईश्वर में, वेदों में आदि में विश्वास करता है। जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता उस दर्शन को नास्तिक कहते हैं। दृष्टि से आपने पढ़ा भी होगा कि चारवाक, जैन और बौद्ध ये नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। तो ये फिलॉसफी के विभिन्न शाखाएं, विभिन्न भाग हैं। फिर हम पर्टिकुलर एक एक दर्शन पर भी बात करते हैं, जैसे चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। और BA पार्ट 3 ईयर में आके, चूंकि हम ये आशा करते हैं कि आपने बेसिक चीज़ें BA पार्ट 1 ईयर, 2 ईयर में जान ली, तो 3 ईयर में आके अब आप थोड़ा गूढ़ अध्ययन करने की आवश्यकता है। और इस नाते यहाँ पर आकर हम जो पेपर पढ़ते हैं उनमें से विशेष पेपर हो जाते हैं। जैसे अभी मैं जिस पेपर को पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम हमने रखा है मतलब हमने सिलेबस में रखा है, बाकी तो वो बहुत पहले से चला आ रहा है। वो है सांख्य योग। तो क्या समझे इस विद्यार्थियों की, दो सब्जेक्ट, दो दर्शन है यहाँ पर, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। चूंकि इनकी विचारधारा लगभग समान सी है, इसलिए इनको साथ साथ पढ़ते हैं। ये भारतीय दर्शन की विशिष्टता है कि यहाँ दो के जोड़े बनाए हुए हैं, जैसे सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। काफी कुछ समकक्ष विचारधारा होने के कारण इस तरह की बातें हम करते हैं। तो BA पार्ट 3 ईयर के विद्यार्थियों के लिए सांख्य योग दर्शन में हम कल से, आज तो नहीं क्योंकि अब बहुत देर का वीडियो हो गया है, इतने इससे ज़्यादा का वीडियो ना आप देख सकते हैं ना हम अपलोड कर पा सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो फिलहाल आज तो अपन इतना ही बात करेंगे कि दर्शन क्या होता है ये जानने का प्रयास किया, दर्शन का एक विकास किस तरह से हुआ ये जानने का प्रयास किया। हालांकि दर्शन पर अभी बहुत सारी बातें होना बाकी है, एक क्लास में ये चर्चा पूरी नहीं हो सकती, परंतु अपनी कुछ बाध्यताएं हैं तो थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हम सभी क्लासों में करते चलेंगे। फिलहाल आज इतना ही, और कल अपन जो है वो सांख्य दर्शन का परिचय देते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।